आज नीट 2026 का पेपर हुआ और हम अगर उसके केमिस्ट्री सेक्शन को अभी हम इलेबोरेट करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चंस आए, है ना। तो जो पूरा पेपर था अगर हम देखें तो बायोलॉजी भी लेंदी थी, जिस वजह से मोस्ट ऑफ बच्चों का जो ट्रेंड होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, पहले बायोलॉजी करते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री करते हैं और फिर फिजिक्स करते हैं। तो बायोलॉजी काफ़ी लेंदी आई मतलब से डुएबल थी, इजी थी, पर थोड़ी सी लेंदी थी, जिस वजह से बच्चों को 1 घंटे तक, जैसा रिव्यू है कि 1 घंटे तक बायोलॉजी में लगा। और जैसे ही 1 घंटे बायोलॉजी में लगा तो बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात होती है कि फिजिक्स में अभी 1 घंटे 10 मिनट या 1 घंटे 15 मिनट देना होता है, जिस वजह से थोड़ा टाइम की कमी की वजह से ऐसा लग सकता है कि पेपर मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल पर था केमिस्ट्री का, या कह लो मॉडरेट पेपर तो मॉडरेट था, पर टाइम की वजह से हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये डिफ़िकल्ट लग सकता है पेपर, है ना, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है। अगर हम सब क्लासिफिकेशन करें तो 16 क्वेश्चन लगभग फिजिकल केमिस्ट्री से आए, तो जो 16 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं तो इसका मतलब पेपर लेंदी हो जाता है ना। तो इसका मतलब केमिस्ट्री का पेपर भी लेंदी था, 16 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से आए और लगभग 14 क्वेश्चन जितने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए, जबकि 15 क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है ना। तो ये टॉपिक वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें तो लगभग कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था, कोई भी ऐसा यूनिट नहीं था जिसको पेपर ने टच नहीं मतलब एग्जामिनर ने टच नहीं किया, है ना। तो लगभग सारे यूनिट्स को कवर किया, जिस वजह से पेपर काफ़ी अच्छा था और काफ़ी एक स्टैंडर्ड पेपर देखने को मिला इस बार केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का पेपर अभी हम सॉल्व करते हैं। मैं फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करूंगा, बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीचे से सॉल्व करते हैं। तो पेपर को हम लाइन एक ही क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा था, है ना। तो यहाँ देखो पहला क्वेश्चन ही है, पहला क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें से ये वाला क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, पर ये क्वेश्चन बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड था। अगर पहले वाला हम अब देखते हैं, पहला वाला ऑप्शन तो बना है क्यूमीन, और क्यूमीन से बनाना है फिनॉल। तो हमको पता है क्यूमीन से फिनॉल बनाना है तो क्यूमीन का एयर ऑक्सीडेशन करते हैं, और एयर ऑक्सीडेशन करने के बाद क्यूमीन हाइपर ऑक्साइड बनता है, और क्यूमीन हाइपर ऑक्साइड से हमारा फिनॉल और एसीटोन बनता है। तो अगर हम देखें इससे फिनॉल और एसीटोन बन जाता है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे मैच करता है। अगला हमारा देखो एसिड है, एसिड का रिडक्शन हुआ है अल्कोहल में, तो यहाँ पे तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट दिख नहीं रहा है, पहले यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे तो आराम से हमको क्लियर हो जा रहा था ऑप्शन। पर फिर भी अगर हम चाहेंगे तो पहले एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करेंगे, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करने के बाद हमने रिडक्शन कर दिया, तो इस वाले का ऑप्शन ये मिल जाएगा। सेकंड वाले में देखो प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपेन 2 ऑल बनाना है। जब प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपेन 2 ऑल बनाना है तो सिंपल सी बात है कि प्रोपेन 1 ऑल का हमने एलिमिनेशन किया होगा, और हमको पता है एल्कोहल का जो एलिमिनेशन होता है वो एसिडिक कंडीशन में होता है, और अगर एसिडिक कंडीशन में होगा तो यहाँ से ये OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, एल्कीन बनाएगा। और जैसे ही प्रोपीन मिलेगा उसके बाद हम अगर ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब H+H2O का एडिशन करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। तो हमारा ऑप्शन से आंसर तो निकल गया, तो ये वाला ऑप्शन ये हमारा यहाँ पे आ गया, है ना। और ये वाला दिया है, हमको पता है बेंजीन है, बेंजीन में हम डालते हैं H2SO4, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, जिसके बाद हमारा अगर हम उसमें H+H2O डालेंगे, मतलब H2S2O ले लेंगे, फिर NaOH डाल देंगे, तो उसमें क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो ये हमारा ऑप्शन मैच कर जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, तो ये वाला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्यूमीन से बन रहा है फिनॉल, तो ए का मैच कर रहा है 2 से, तो ए का आ रहा है हमारा 2, ये 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में। दूसरा दिया हुआ है एसिड से एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन किया है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करने के बाद रिडक्शन किया है, तो बी का आ रहा है 2, बी का आ रहा है 2, बी का आ रहा है 3, सॉरी, बी का आ रहा है 3, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 ऑप्शन मैच कर रहा है, सी और डी। इसके बाद हमको देखना है यहाँ पे एल्कोहल से बना है, प्रोपेन 1 ऑल से बना रहा है प्रोपेन 2 ऑल, तो प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपेन 2 ऑल मतलब सी का आ रहा है 4, और सी का आ रहा है 4, तो डी का आ रहा है 1, तो ऑप्शन आ रहा है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा CH3 दिया हुआ है, CH3 के रिएक्शन करते हैं Cl2 से, और Cl2 से रिएक्शन करेंगे तो हमको पता है HMU के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो CH3Cl बन रहा है। फिर इसका हम यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है Cl का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, NH3 से NH2 आ जाएगा, और जैसे ही NH2 आएगा तो हमें NaNO2+HCl डाला है, हमको पता है जैसे ही यहाँ पे NH2 किस में चेंज हो जाएगा, एल्कोहल में, और प्रोडक्ट आ जाएगा इथाइल एल्कोहल, है ना। तो ऑप्शन आ जाएगा बी, सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं।
अगला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ Bi3+ डिटेक्टेड बाय द अपीयरेंस ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ BiO(OH) का कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। अब इसमें तुमको पीएच कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया, हमको पता है कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट है ना, मतलब कि इसको देखें तो अगर ये ब्रेक हुआ है तो हमको पता है इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर हम देखें कि ESP इज इक्वल टू क्या होता है भाई, यहाँ पे ये अगर इस सॉलिड का हम ब्रेक कर रहे हैं तो ये यस है ना, तो अगर ये यस आ रहा है तो KSP इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर, और हमको पता है यस इज इक्वल टू √K आ जाएगा। K की वैल्यू दी हुई है हमारी 4 × 10⁻⁻10, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 10⁻⁻10, और ये जो S है यही है कंसंट्रेशन ऑफ OH, और जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ OH निकालोगे तुम तो तुमको मिल जाएगा POH, और POH मिल जाएगा तो उससे तुमको pH मिल जाएगा, जिस वजह से आंसर आता है इसका 9.301 है ना। सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने वाला है कि ये क्वेश्चन में बच्चों को डाउट आ सकता है और गलत होता है, या बहुत सारे बच्चे स्किप कर दिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बोल रहा है CO2 पास्ड ओवर हॉट कोक मतलब कार्बन है ना, तो यानी कि CO2 को पास कर रहे हैं हॉट कोक से, तो कार्बन से, तो बनता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सचर आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन एट STP बिकम 1.4 dm³, मतलब वॉल्यूम जो होगा, पहले CO2 कितना लिया है 1, और बाद में कितना हो गया 1.4 dm³। ऐसा एज्यूम कर लो कि सपोज करो अगर ये यक्स मिल रहा है तो अगर हम इसको बैलेंस करने जाए तो 2CO होता है ना, तो ये कितना मिल रहा है 2x, तो चेंज इन वॉल्यूम, हमको पता है ये भी गैस है ये भी गैस है ना, तो चेंज इन वॉल्यूम अगर हम देखने जाए तो क्या आ जाएगा 2x - x, और ये कितना आ जाएगा x है ना, ये तो हमको नॉर्मली पता चल रहा है। अब इसमें देखो बोल रहा है कि वॉल्यूम कितना हो गया 1.4 dm³ हो गया, कितने से हो गया 1 dm³ से, तो हमको पता है यहाँ पे अगर 1.4 dm³ से अगर हम x की वैल्यू या वॉल्यूम चेंज की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 1.4 dm³ से हो गया, मतलब पहले 1 dm³ था, चेंज होकर 1.4 हुआ, तो ओवरऑल जो वॉल्यूम चेंज है वो 0.4 है, और यही x है पहला। तो अगर यही x है, अब हमको देखना है इसकी वैल्यू x आ गई, तो हमको पता है CO की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x है, तो 2 × x मतलब 0.4 कितना आ जाएगा 0.8 dm³। और पूछा क्या है, हमको पूछा है CO2 के बारे में। अगर CO2 के बारे में पूछा है तो हमको पता है कितना दिया, ओवरऑल वॉल्यूम दिया है 1.4, और इसमें से हम 0.8 निकाल देंगे तो 0.6 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कितना 0.8 dm³ ऑफ CO एंड 0.8 dm³ ऑफ CO एंड 0.8 dm³ ऑफ CO2 मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ये इनऑर्गेनिक वाला सेक्शन है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन कर रहे हैं Cl2 के साथ। हमको पता है जब Cl2 ElCl3 होता है तो क्या बन जाता है हेक्साक्लोरोबेंजीन है ना, और हेक्साक्लोरोबेंजीन में भी बात करेंगे तो 6Cl आएगा, और अगर हमने इसको HMU के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी तो हमको पता है हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन जाता है, पर क्लोरीन तो 6 ही आएंगे, तो इससे ईजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पूछा जा सकता ऑर्गेनिक में, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो 6 और 6 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट देखो ये वाली रिएक्शन दी हुई है, इस वाले रिएक्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट बोल सकते हैं कि थोड़ा ट्विस्ट है, बाकी क्वेश्चन ये भी सिंपल ही है। PCl5 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से OH निकल जाएगा, और जैसे ही OH निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CH2Cl, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ। अब X के बारे में पूछ रहा है तो हमको पता है जब PCl5 लेते हैं तो क्या बनता है POCl3 है ना, फिर उसके बाद हम एल्कोहलिक KOH, जैसे ही एल्कोहलिक KOH लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे बन जाएगा प्रोपीन है ना, और प्रोपीन में HBr परऑक्साइड दिया है तो हमको पता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, और हमारा प्राइमरी पे अल्कोहल बन जाता है, सॉरी प्राइमरी पे ब्रोमाइड आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा ऑप्शन हमारा POCl3 और CH3CH2Br। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक कर सकते हैं अगर हम देखने जाएं कि पूछा है कैलकुलेट EM ऑफ द हाफ सेल गिवन। अब इसमें H2 से HCl दिया हुआ है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ। अगर रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है तो हमको पता है H2 रिलीज किस में होगा
2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना। तो ये जो E इज इक्वल टू लिखोगे, ये E0 माइनस, यहाँ पे एक बार गलती हो सकती है, अगर हम इसको सॉल्व करने जाए 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ H प्लस का स्क्वायर अपॉन P ऑफ H2, हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो भी वैल्यू है ये इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। क्लियर। नेक्स्ट देखो F यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक। तो यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, सीधे सीधे वैल्यू दी हुई है पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। और सॉल्व करने पर इसका आंसर आता है प्लस में 0.109 वोल्ट, है ना। सॉल्व कर लेना सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात किया हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात किया है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका क्या आ जाएगा हमारा, हमको पता है। अगर तुम एक ऑप्शन से भी एलिमिनेट करने जाओ 20 सेकंड, हमको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकंड इनवर्स, है ना। फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अब देखो ए का आ गया 3, ए का आ गया 4, तो ए का आ गया 4 किस किस ऑप्शन में है, ए 3 और 4 में। बी का आ गया हमारा, बी का आ गया 3, बी का आ गया 3 किस ऑप्शन में है, बी का आ गया 3 इस वाले ऑप्शन में है। तो हमारा ए और सी बन रहा है। इसके बाद हमको सेकंड ऑर्डर का देखना है, तो सेकंड ऑर्डर का क्या आ जाता है हमारा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और ये वाला आ जाता है मोल पे पावर -2 L स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो क्या ऑप्शन बन रहा है, ए का 4, ए का 4, बी का 3, बी का 3, सी का 1, सी का 1 और डी का 2, डी का 2। तो ऑप्शन आ रहा है सी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली कभी कभी बच्चों का गलत हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे सोचने वाली बात आती है कि जैसे ही ये देखते हैं ना, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे बच्चे यहाँ पर फिनॉल एज्यूम कर सकते हैं और डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर स्टीम डिस्टिलेशन में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उस केस में ध्यान देखना है। यहाँ पे तो हमको पता है पहला फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी तो यहाँ पे बन जाएगा टोलुइन, और जैसे ही टोलुइन बनेगा तो टोलुइन में हम अगर डाइल्यूट HNO3 या डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो टोलुइन बनेगा। और हमको पता है इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं आएगा, तो सी मतलब सिंपल ऑप्शन आ जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें पहला दिया हुआ है कि सेलेक्ट द रिएजेंट रिड्यूस नाइट्राइल टू प्राइमरी अमाइन। तो नाइट्राइल मतलब CH3CN, मतलब सॉरी RCN, RCN से तुमको बनाना है प्राइमरी अमाइन। तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं, तो हमको पता है पहला तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड CN से रिडक्शन कर देता है CH2NH2, SN प्लस HCl, H2 प्लस H2Ni और सोडियम प्लस इथेनॉल दिया हुआ। अब इसमें ऑप्शन में एलिमिनेशन में दिक्कत आ सकती है क्योंकि बी वाला ऑप्शन बच्चों को नहीं मिल रहा है, और हमको पता है ACD तो बन रहा है। तो अगर ACD बन रहा है तो सेकेंड वाला ऑप्शन आंसर में दिया हुआ है, तो हम सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखो क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि लेसेक ड्यूरिंग द लेसेग्नी टेस्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू। अब पूछ रहा है लेसेग्नी टेस्ट में क्या करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो हमको पता है कोवेलेंट से आयनिक में हम उसको चेंज करते हैं, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। ये मतलब बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, अब देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ, ओहो ये देखो मतलब ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना कि 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने प्रेजेंट होंगे। तो हमको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेना है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट दिया हुआ 5.4, मॉलिक्यूलर वेट NH2CONH2 का निकाल लेना, दिया भी हुआ है 60 ग्राम। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। जैसे ही तुम्हारा नंबर ऑफ मोल आया उसके बाद तुम, हमको पता है एक मोल यूरिया में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है 4, तो हमको पता है N इंटू Na होता है, तो 4 मतलब कितना आएगा, अगर सपोज नंबर ऑफ मोल N आ जाएगा तो हमको पता है अगर नंबर ऑफ एटम की बात करें तो N इंटू Na होता है। और कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, अगर हम पूरे यूरिया की बात कर रहे हैं ये, और एक मोल यूरिया में कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है 4, तो ये 4 इंटू N इंटू Na आ जाएगा। तो यहाँ पे सीधे तुमको वैल्यू कैलकुलेट करके आंसर कर देना है। आंसर जो आ रहा है वो 2.168 इंटू 10⁻23 आ रहा है। क्लियर है, कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछे, मतलब ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया कि कौन सा ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर मेटामर्स। तो हमको पता है मेटामर्स कौन सा है इसमें, तो देखो यहाँ पे हमको दिया हुआ है, आराम से बहुत इजी क्वेश्चन है।
सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से आंसर आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब बोला है फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर इज यूज फॉर द टाइट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन against a standard solution of oxalic acid. The color change that is observed at an alkaline pH close to the equivalent point during this titration. मतलब कलर क्या चेंज होता है, तो हमको पता है कलरलेस टू पिंक हो जाता है ना, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड गिना के मैच करा रहा है, इसमें क्या मैच कराने जैसा है ना। तो अगर हम C2H4 की बात करें तो C2H4 मतलब एक पाई बॉन्ड, और अगर एक पाई बॉन्ड है भाई, एक पाई बॉन्ड है यहाँ पर, ये सारे हाइड्रोजन है, बाकी के सारे क्या है 5 सिग्मा आ रहा है और एक पाई, तो ए इसका आ रहा है 5 सिग्मा और एक पाई आ रहा है। C2H2 में हमारा बात करें तो C2H2 में ट्रिपल बॉन्ड है, टोटल 3 सिग्मा है और 3 सिग्मा और 2 पाई, 3 सिग्मा आ रहा है और साथ में 2 पाई आ रहा है। CH4 में 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, और इसमें हमको पता है 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो ऑप्शन क्या बन रहा है, एक आ रहा है 4, एक आ रहा है 4, एक ही ऑप्शन है ना, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना, तो पहले वाले से सॉल्व हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला है सर्टेन टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस 500 जूल, जो हमारा 500 जूल इज ऑब्जर्व्ड बाय द सिस्टम, है ना, तो एंड द वर्क डन इज 200 जूल, सॉरी ए सर्टेन टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस 500 जूल एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, टोटल हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है वो आ रहा है हमारा 500 जूल, है ना। दूसरा एंड द वर्क इज 200 जूल डन बाय द सिस्टम, देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हमको पता है चेंज इंटरनल एनर्जी की डेल्टा यू की बात करें तो ये आता है Q + W, और हमको पता है यहाँ पे बोल रहा है 500 जूल एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो यानी कि ये पॉजिटिव में है, ये आ जाएगा 500, और यहाँ पे दूसरा बोल रहा है कि यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क है, तो यानी कि ये आ जाएगा -200 जूल, टोटल कितना आ जाएगा हमारा 300 जूल, ठीक है, पॉजिटिव में, तो आंसर हमारा क्या आ जा रहा है सेकेंड। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये मीथेन रिएक्ट विथ स्टीम एट 1273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं, बेसिक एनसीईआरटी की लाइन है, अगर एनसीईआरटी की डेप्थ में लाइन नहीं पढ़े होगे तो ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो सकता है। कि CH4 का हमको पता है, अगर हम CH4 का ऑक्सीडेशन करने जाए तो CH4 जनरली सैचुरेटेड कंपाउंड है, पर अगर काफ़ी हाई टेम्परेचर हम लेते हैं एक्वस कंडीशन में, है ना, तो एक्वस कंडीशन में हाई टेम्परेचर लेते हैं निकल के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में बन जाता है H2 गैस रिलीज होती है, H2 गैस रिलीज होती है, तो H2 होकर के आएंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं इन द सेंस कि हाँ थोड़ा सा कह सकते हैं टाइम टेकिंग है, कि दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O है, वो रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनाता है, तो रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट कौन बनाता है हमारा, हमको पता है रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट ये 2,4-DNP टेस्ट है, 2,4-DNP टेस्ट है, तो कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन होता है वो 2,4-DNP टेस्ट शो करेगा, तो 2,4-DNP टेस्ट कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन शो करेगा। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन रिड्यूस नहीं करेगा, मतलब कि ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता, ये कीटोन होगा, है ना, तो इसका मतलब ये कीटोन हो सकता है, तो कीटोन है। उसके बाद बोल रहा है कि P गिव्स एरोमेटिक प्रोडक्ट Q, उसके बाद P का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एरोमेटिक प्रोडक्ट बनाता है, और वो इवेफरेंस देता है NaHCO3 के साथ। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि सबसे पहले बोला है कि 2,4-DNP टेस्ट देगा, तो 2,4-DNP टेस्ट हमारा कीटोन देगा, तो ये कीटोन हमारा 2,4-DNP टेस्ट देगा। हमको पता है ना NH2 यहाँ से निकल जाता है, NH2 यहाँ से निकल जाता है, ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ, है ना, और यहाँ से NH2 निकल जाता है, तो ये टेस्ट देगा। दूसरा अगर हम इसका सपोज करो ये कीटोन है तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। दूसरा अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करने जाए तो यहाँ से बेंजोइक एसिड आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमको दिया हुआ है कि एक सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 20 मिनट विद ए करंट 1.5 एम्पियर, देन द मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, तो मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, इसका मतलब कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। अगर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो Cu2+ चेंज हो रहा है Cu में, है ना, जो हमारा कैथोड में डिपॉजिट हो रहा है, पहला। दूसरा हमको दिया हुआ है चार्ज हमारा कितना दिया हुआ है, करंट दिया हुआ 1.5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, तो हम क्या निकाल लेंगे
Q निकाल लेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इंटू 1.5 एम्पियर। तो ये हम यहाँ से 10 मिनट में दिया हुआ है, तो हमको सबसे पहले टाइम को चेंज कर लेना है मिनट में। तो टाइम को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड, ओवरऑल हमारा कितना आ जाएगा 600 सेकंड आ जाएगा। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब इसको हमको देखो, क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है जिसका मोलिकुलर वेट तुमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 63 ग्राम पर मोल, तो हमको पता है W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Q इंटू यम अपॉन N इंटू एफ, है ना। तुमको सारी वैल्यू दी है, N की वैल्यू कितनी आ रही है 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो यहाँ पे N की वैल्यू 2 रख दोगे, Q की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल लोगे, जो आया तुम्हारा, है ना, I इंटू 2 से मल्टीप्लाई 600 में मल्टीप्लाई करेंगे 900 आ जाएगा, है ना। और M की वैल्यू F की वैल्यू तुम पुट कर दोगे, जब M की वैल्यू F की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर जो आ रहा है 0.2938 ग्राम आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखो पूछा है डाई टेस्ट कौन सा है, डाई टेस्ट कौन दिखाएगा, मतलब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सबको पता होता है ये, है ना, कि फिनोलिक ग्रुप शो करेगा डाई टेस्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो हमको पता है ये, इसमें सारे स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब सारे स्टेटमेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा ऑब्वियस सी बात, पर ओवरऑल हम अगर देखें तो डीएनए पोसेस ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हैविंग थायमिन बेस, तो हमको पढ़ते ही हैं डीएनए में AGCT, आरएनए में AGCU, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा सही आ रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट द मोलैलिटी ऑफ द कंपाउंड। अब देखो मोलैलिटी ऑफ द कंपाउंड पूछ रहा है, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉलिक एसिड, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, मॉलिक्यूलर मास इतना दिया है इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू हमको पता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हमको पता है नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट दिया है 2.5, ये 2.5 अपॉन 60 आ जाएगा, और इससे तुम वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया है तो इससे तुम मोलैलिटी निकाल लोगे, जो आंसर सही दिया हो, मतलब 0.556 आ रहा है। सेकंड पूछा मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। तो फिर देखो कुछ नहीं है, मोलैरिटी निकालनी है, हमको पता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये भी, तो ये ऑप्शन भी सही आ रहा है ना। और एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, ये भी बात सही है कि मोर कंफर्टेबल, जितने भी एक्वाटिक स्पीसीज होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में, हॉट वाटर में कंफर्टेबल नहीं होते। नेक्स्ट देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन प्रेशर, नहीं, हमको पता है सोडा का बोतल देखे तो जितना ज़्यादा हम प्रेशर लगाते हैं गैस उतना ज़्यादा डिजोल्व होती है, तो सॉल्युबिलिटी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगी प्रेशर के साथ, तो यानी कि ये ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमारा गलत दिया हुआ है। तो तो हम देखिए पहला ऑप्शन सही आ रहा है, दूसरा ऑप्शन सही आ रहा है, तीसरा ऑप्शन सही आ रहा है, ये वाला ऑप्शन गलत मिला। दूसरा पूछा है A एंड B मोल फ्रैक्शन दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B हमको पता है NB अपॉन NA प्लस NB होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या आ रहा है गलत आ रहा है, तो ABC हमारा सही ऑप्शन आ रहा है, तो ABC हमारा सही ऑप्शन आ रहा है, जो कि ऑप्शन बन रहा है B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर अब मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन क्लोरोफॉर्म और एसीटोन क्यों दिखाते हैं, हमको पता है एसीटोन है और क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जिस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या शो करता है नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। तो देखो कहाँ लिखा हुआ है ऐसा क्वेश्चन, हाँ, द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सर्टेन बफर सोल्यूशन हैविंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ X माइनस एंड HX Kb ऑफ द रिएक्शन इज दिस, देन व्हाट प्रेसिपिटेट व्हाट इज द pH ऑफ द सोल्यूशन। तो अब Kb दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमको पता है Ka प्लस K इंटू Kb इज इक्वल टू, हम इसको सॉल्व करने जाएं तो K इंटू Kb इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14, और हमको Kb ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 10, सॉरी 10 टू द पावर, हाँ माइनस 10, और ये है 10 टू द पावर माइनस 14, तो हमको पता है K इज इक्वल टू आ गया 10 टू द पावर माइनस 4, और अगर K इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 है तो हमारा Pk आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसका IUPAC नेम पूछ रहा है, तो
तो इसमें थोड़ा सा मतलब बेसिक सा ये IUPAC नेम है, बच्चे नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक इथाइल है और एक मिथाइल है, तो इथाइल में ई पहले आता है तो ऑब्वियस सी बात है नंबरिंग इधर से होगी, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 ये 7, तो ओवरऑल 7 कार्बन है, 3 पे आ रहा है इथाइल, 5 पे आ रहा है मिथाइल, 3 पे आ रहा है इथाइल, 5 पे आ रहा है मिथाइल हेप्टेन, है ना। लिखते वक्त भी ध्यान देते हैं कि इथाइल को पहले लिखेंगे, मिथाइल को बाद में लिखेंगे, क्योंकि ई पहले आता है अल्फाबेट में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है फॉर ए सर्टेन रिएक्शन आर चेंज टू, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम दे नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप दिखा रहा है, तो नेगेटिव स्लोप दिखा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव स्लोप किस में मिलता है, हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ये वाले रिएक्शन में दिया हुआ है 2A + B गिव्स आउट D, डेल्टा U की वैल्यू दी है, डेल्टा S की वैल्यू दी है, आइडेंटिफाई डेल्टा G, डेल्टा G बताना है ना। तो डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, है ना। अब देखो इसमें सारी वैल्यू दी है, पर तुमको डेल्टा S की वैल्यू दी हुई है, पर डेल्टा H की वैल्यू नहीं दी है, और डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। तो बस यहाँ पे फुल वैल्यू Ng की वैल्यू पुट कर देनी है, Ng की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो यहाँ से Ng की वैल्यू निकाल के पुट कर देनी है, वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 0.6 पॉइंट, ये प्लस में आ रहा है 0. दोनों में वैल्यू रख देना है ना, और पुट करने के बाद जब आ रहा है 0.63568 किलो जूल पर मोल, ये पॉजिटिव आ रहा है इसलिए नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर। डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखो बहुत ही बेसिक रिएक्शन, Kp = Kc × RT पे पावर डेल्टा Ng, तो अगर Kp = Kc × RT पे पावर डेल्टा Ng होगा, Kc × RT पे पावर डेल्टा Ng, और Kp = Kc × RT पे पावर डेल्टा Ng, डेल्टा Ng की वैल्यू किस में देख लेना, हमको जीरो ना हो, अगर किसी में जीरो नहीं होगा तो Kp = Kc नहीं आएगा। क्वेश्चन में पूछा है किस में Kp = Kc नहीं आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये रिएक्शन दिख रहा है हमको आँख से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि ln k = 14.34 × 1 - 1.t दिस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तुमको EA फाइंड करना है। तो EA फाइंड करना है, हम कैसे EA फाइंड करेंगे, तो हमको पता है log k ln k हम अगर हम फाइंड करना चाहें ln k हम ln a माइनस EA/RT, है ना। यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस EA/RT की वैल्यू देखो, यहाँ T दिया हुआ है, तो माइनस EA/R की वैल्यू कितनी आई है, -1.25 × T, यानी कि EA/R की वैल्यू कितनी आई है, 1.25 × 10⁴। R की वैल्यू इसमें दिया है 1.987 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो हमको पता है ये R की वैल्यू जैसे ही यहाँ पुट करके रखेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 24.84, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये यहाँ पे CH3Cl दिया हुआ है, CH3Cl है, CH3Cl से बन रहा है Z। क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिएक्शन गिव सेम फुल स्मेलिंग प्रोडक्ट Z, तो C2H5Cl की रिएक्शन X से कर रहा है, तो किसके साथ फुल स्मेलिंग कंपाउंड बनाता है, फुल स्मेलिंग कंपाउंड किसमें होता है, आइसोसाइनेट वाले में, और आइसोसाइनेट हमको पता है अगर हम KCN डालते हैं तो साइनेट बनता है, और AgCN डालते हैं तो आइसोसाइनेट बनता है ना। तो यानी कि पहली बात तो यहाँ पे AgCN लेंगे, और बोल रहा है कि AgCN लेंगे, और AgCN लेते हैं यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2NC, और ये बोला है सेम फुल स्मेलिंग कंपाउंड, मतलब इसमें भी सेम बनना चाहिए। तो पहली बात हमको पहली रिएक्शन जो दी है ये हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, और हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में हमको पता है क्या बन जाएगा, CH3CH2, और इसका हम आइसोसाइनेट कार्बेल एमाइन रिएक्शन, पहली वाली रिएक्शन हाफमैन ब्रोमाइड और दूसरी रिएक्शन है कार्बेल एमाइन रिएक्शन, और कार्बेल एमाइन रिएक्शन में क्या आएगा, यहाँ पे NC में चेंज हो जाएगा, मतलब कि पहला लेंगे हम AgCN और दूसरा बन रहा है C2H5NC, है ना। तो ઇનઓર્ગેનિકના ક્વેશ્ચન જે કંઈ છે એ હું તમને સોલ્વ કરાવી દઈશ ફટાફટ। તો ચાલો જોવા જઈએ તો ઇનઓર્ગેનિકનો ક્વેશ્ચન જે છે એ સૌથી પહેલો અહીંયા દેખાય છે, ક્વોન્ટમ નંબર્સ ઉપરથી છે, સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન કહી શકાય એ ટાઈપનો છે કે મેચ મેકિંગ ટાઈપનો ક્વેશ્ચનમાં 2 અને 1 n અને l ની વેલ્યુ આપી છે, એટલે કે આ 2 L1 એટલે શું થઈ ગયું, P ઓર્બિટલ થઈ ગઈ, આ S ઓર્બિટલ, આ થઈ ગઈ F અને આ થઈ ગઈ D, એટલે કે 2P 4S 5F અને 5D, એટલે કે 2P અહીંયા આવશે, 4S અહીંયા આવશે, 5F અહીંયા આવશે અને 3D
ડી આ રીતે આવશે. એટલે કે આના એકોર્ડિંગ જે કંઈ મેચ થતો હોય એ ઓપ્શન આપણો સાચો આન્સર બનશે. નેક્સ્ટ જોવા જઈએ તો અહીંયા આગળ એક ક્વેશ્ચન આવે છે, DNF બ્લોકનો ક્વેશ્ચન છે. તો અહીંયા આગળ એ પણ મેચ મેકિંગ ટાઈપનો જ ક્વેશ્ચન છે. તો V2O5 એઝ અ કેટાલિસ્ટ તરીકે ક્યાં યુઝ થાય છે? તો એ આપણને ખબર છે H2SO4 ની પ્રિપરેશનમાં આનો ઉપયોગ થાય છે. Fe જે છે એ એઝ અ કેટાલિસ્ટ તરીકે હેબર પ્રોસેસમાં યુઝ થાય છે એમોનિયા બનાવવા માટે, બરાબર. પછી એ જ રીતે નિકલ કોમ્પ્લેક્સ જે છે એ પોલિમરાઇઝેશનમાં યુઝ થશે અને PDCl2 એ ઓક્સિડેશનમાં યુઝ થશે. તો આના એકોર્ડિંગ જે મેચ થતો હોય એ આપણો આન્સર બની જશે. નેક્સ્ટ જોવા જઈએ તો ClF3ની શેપ માટેની વાત છે. તો ClF3 એટલે આપણને ખ્યાલ આવશે કે ClF3 7 + 3 / 2 એટલે 5. 5 એટલે હાઇબ્રિડાઇઝેશન જે થાય sp3d થાય ને sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન હોય એટલે શેપ હોય ટ્રાયગોનલ બાયપિરામિડલ. હવે આમાં 5 છે પણ અહીંયા 3 બોન્ડ પેર છે, 3 બોન્ડ પેર છે અને 2 લોન પેર છે. એટલે 3 બોન્ડ પેર અને 2 લોન પેર છે એટલે 2 લોન પેર આપણે જો ઇક્વેટોરિયલ પોઝિશન ઉપર મૂકીએ એટલે કે અહીંયા આગળ F F અને F આ ટી શેપ બનશે, ટી શેપ વિથ 2 લોન પેર્સ. તો ટી શેપ વિથ 2 લોન પેર્સ એટલે કે સેકન્ડ ઓપ્શન જે છે એ આપણો સાચો રહેશે. ઓકે. નેક્સ્ટ ઇનઓર્ગેનિકનો જે ક્વેશ્ચન છે એમાં આ 57મો ક્વેશ્ચન ખૂબ જ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. એમાં અહીંયા પણ એને કહી દીધું કે D2 છે એટલે 2 આની અંદર અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન છે. 2 અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન હોય એટલે સીધું 2 પોઈન્ટ કરીને કોઈ આન્સર આપણો આવી જશે. ઓકે. 3 હોય તો 3 પોઈન્ટ હોય. તો એ રીતે સાવ જ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે આ. નેક્સ્ટ જોઈએ, આ એટોમિક સ્ટ્રક્ચરમાંથી છે. ઓકે. અ બલ્બ is rated at 150 watt converting 8% energy into light. If energy of one photon is 4.42 × 10⁻19 joule, how many photons are emitted by the bulb? તો અહીંયા આગળ પહેલાં તો આપણે આ વોટ જે છે એને એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે. એટલે કે આપણને એટલી ખબર છે કે 150 વોટ બરાબર થઈ ગયું 150 જૂલ પર સેકન્ડ. હવે એ જ તે 8% એનર્જી જે છે એ આપણને આપશે. તો હવે આનું 8% કરવા જઈએ એટલે કે ઇન્ટુ 8 / 100 કરીએ તો અહીંયા આગળ આપણને ટોટલ એનર્જી જેટલી મળશે એ આપણી સામે આવે છે. હવે એમાંથી એક ફોટોનની એનર્જી કેટલી છે? તો કે એક ફોટોનની એનર્જી એટલી છે અને ટોટલ એનર્જી આપણી પાસે છે. તો આને ડિવાઈડ કરી દઈશું એક ફોટોનથી એટલે જે આન્સર આવશે એ આપણો ફાઇનલ આન્સર ગણાશે. અને જ્યારે કેલ્ક્યુલેશન કરશો એટલે ત્રીજો ઓપ્શન આપણને સાચો આન્સર મળશે. નેક્સ્ટ જોઈએ કે સોલ્ટ એનાલિસિસનો ક્વેશ્ચન છે કે ડાયલ્યુટેડ HCl, જ્યારે ડાયલ્યુટેડ HCl એડ થાય છે ત્યારે વોલેટાઇલ પ્રોડક્ટ મળે. તો ડાયલ્યુટેડ H2SO4 એડ કરતાં જ્યારે વોલેટાઇલ પ્રોડક્ટ મળે ગ્રુપ 1ના જે નેગેટિવ આયન છે એ હોય છે એની અંદર. અને અહીંયા આગળ વિનેગર જેવી સ્મેલ પર્ટિક્યુલર, તો વિનેગર આટલા જ એક વર્ડથી આખો ક્વેશ્ચન સોલ્વ થઈ શકે. એસિટેટ આયન આપે છે. એસિટિક એસિડ આપણને ખ્યાલ છે વિનેગર તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. નેક્સ્ટ આઈડેન્ટિફાઈ ધી ઇનકરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ. આમાંથી ખોટું સ્ટેટમેન્ટ કયું છે એ આપણે જોવાનું છે. તો પહેલું જોઈએ, કાર્બન હેઝ એબિલિટી ટુ ફોર્મ p/p બોન્ડ. આ સાચું છે. એનોમેલસ પ્રોપર્ટી ઓફ કાર્બનમાં આવશે તો આ પહેલું સાચું છે. ECl3 ઇઝ અ મોનોમર વેન બોરોન. બોરોન હોય તો BCl3 બને કેમ કે એની અંદર બેક બોન્ડિંગ થાય છે. અને AlCl3 હોય તો Al2Cl6 આવું ડાયમર બનાવી દેશે. તો બીજું સ્ટેટમેન્ટ પણ સાચું છે. ત્રીજું છે ઓક્સિજન એક્ઝિબિટ ઓનલી -2. તો એ ખોટું છે. ઓનલી -2 નું હોય એ +1માં પણ આવી શકે, +2માં પણ આવી શકે એમ છે. OF2 O2F2માં એની પ્લસવાળી ઓક્સિડેશન સ્ટેટ્સ પણ આપણને જોવા મળે છે. એટલે આ સ્ટેટમેન્ટ થઈ ગયું આપણું ખોટું ને એ જવાબ આપણો થઈ ગયો સાચો. ઓકે. નેક્સ્ટ +3 oxidation state is most common in lanthanoids. Cerium still shows +4 oxidation state because cerium આપણને ખ્યાલ છે ceriumને જ્યારે +4 oxidation state થાય ત્યારે 4F શું થઈ જાય છે 0. તો એક ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે વધારે રિલીઝ કરી દેશે +3ની બદલે +4 કરશે. ઓકે. તો એમાં 4F 0 જોવા મળે છે. એટલે સીરિયમ જે છે +4માં પણ આપણને જોવા મળશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન,
આઈડેન્ટિફાઈ ધ ઇનકરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ ફ્રોમ ધી ફોલોઈંગ. તો આમાંથી પણ આપણે ખોટું સ્ટેટમેન્ટ જોવાનું છે. તો ખોટું સ્ટેટમેન્ટ જોવા જઈએ તો પહેલું જે છે ડી પાઈ બોન્ડ બનાવે છે, આ તો સાચું સ્ટેટમેન્ટ છે, બરાબર. નાઇટ્રોજન કેન ફોર્મ ડી પાઈ બોન્ડ વિથ ઓક્સિજન, ખોટી વસ્તુ. ઓક્સિજન એ સેકન્ડ પીરિયડ છે, નાઇટ્રોજન પણ સેકન્ડ પીરિયડ, કોઈ પાસે ડી ઓર્બિટલ જ નથી. તો ડી ઓર્બિટલ જ ન હોય તો ડી પાઈ બોન્ડ બની શકે નહીં. એટલે સેકન્ડ સ્ટેટમેન્ટ અહીંયા આગળ આપણું ખોટું, પણ જવાબ તરીકે સેકન્ડ સ્ટેટમેન્ટ એ આપણો સાચો આન્સર રહેશે. ઓકે, નેક્સ્ટ એ આપણને આ 79માં જોવા મળશે. IUPAC name of element atomic number 107 is unnil septium. તો એ સાચું સ્ટેટમેન્ટ છે, આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ખોટું સ્ટેટમેન્ટ કયું છે? તો લાર્જેસ્ટ એન્ડ ધ સ્મોલેસ્ટ સ્પીસીઝ અમોંગ ધીસ. તો લાર્જેસ્ટ અને સ્મોલેસ્ટ, પહેલાં તો મેગ્નેશિયમ એલ્યુમિનિયમ હોય, લેફ્ટ સાઈડની સાઇઝ કેવી હોય? લાર્જ હોય. રાઈટ સાઈડનું હોય તો એની સાઇઝ કેવી હોય? સ્મોલ હોય. તો આમાંથી તો પહેલાં લાર્જેસ્ટમાં એલ્યુમિનિયમ તો ન આવે, ખોટું થઈ ગયું. એટલે આ જ સ્ટેટમેન્ટ જે છે એ આપણો જવાબ બનશે. ઇનકરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું હતું, એટલા માટે એ જવાબ આપણો રહેશે. નેક્સ્ટ કે કરેક્ટ ઓર્ડર ઓફ ઇન્ક્રીઝિંગ મેટેલિક કેરેક્ટર. હવે મેટેલિક કેરેક્ટરની જ્યારે વાત થતી હોય ત્યારે આપણને ખબર છે કે ડાઉન ધ ગ્રુપ મેટેલિક કેરેક્ટર ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને લેફ્ટ ટુ રાઇટ મેટેલિક કેરેક્ટર ડિક્રીઝ થાય છે. ઓકે, તો ડાઉન ધ ગ્રુપ ઇન્ક્રીઝ થશે, લેફ્ટ ટુ રાઇટ ડિક્રીઝ થશે. અહીંયા આગળ આપણી પાસે એલિમેન્ટ જે છે એ સોડિયમ, બેરિલિયમ, ફોસ્ફરસ, મેગ્નેશિયમ અને સિલિકોન છે. તો સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એની ઉપર છે બેરિલિયમ, પછી સિલિકોન આ સાઈડ આવશે અને ફોસ્ફરસ છે. તો આપણને ખ્યાલ આવી જશે કે સૌથી વધારે જે છે એ કોણ હશે? સોડિયમ. ને સૌથી ઓછું મેટેલિક કોણ હશે? ફોસ્ફરસ. તો સોડિયમ સૌથી વધારે અને ફોસ્ફરસ સૌથી ઓછું, એવા બે ઓપ્શન છે. તો એમાંથી પણ હવે જોવા જઈએ તો સિલિકોન જે છે એ મેગ્નેશિયમ કરતાં તો ઓછું મેટેલિક છે, એટલે કે સિલિકોન પહેલાં ન આવે, પહેલાં આવે મેગ્નેશિયમ. એટલે જવાબ આપણો સાચો બનશે એ. નેક્સ્ટ મેચ મેકિંગ ટાઈપનો ફરીવાર એક ક્વેશ્ચન આવ્યો છે ઇનઓર્ગેનિકનો, જેમાં અહીંયા આગળ કોમ્પ્લેક્સ આપ્યા છે અને અહીંયા આગળ એના શેપ અથવા જીઓમેટ્રીની વાત થાય છે. તો FeCO5 જે છે એ ટ્રાયગોનલ બાયપિરામિડલ છે. તો એ તો બધામાં સેમ છે, એટલે એ ઓપ્શન તો આપણે જોઈએ નહીં તો પણ ચાલે એમ છે. નિકલ પ્લસ અહીંયા 2 છે, અહીંયા વીક ફિલ્ડ છે, તો આનો શેપ બની જાય ટેટ્રાહેડ્રલ. એ જ રીતે અહીંયા 6 છે તો એ ઓલવેઝ ઓક્ટાહેડ્રલ જ હોય, અને આ જે બન્યું એ સ્ક્વેર પ્લેનર બનશે. તો આ રીતે આનો આન્સર આપણને મેચ મળી જશે. નેક્સ્ટ 86 નંબરનો ક્વેશ્ચન. આ ક્વેશ્ચનમાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ કરી જાય છે, કેમ કે અહીંયા આગળ શું છે કે 1, 2, 3 નંબર આપ્યો છે અને ઓક્સિડેશન સ્ટેટ પૂછ્યું છે, પણ ઓક્સિડેશન સ્ટેટનો જે ઓર્ડર પૂછ્યો છે એ 2, 1, 3 એકોર્ડિંગ પૂછ્યો છે. અને 2, 1, 3 એકોર્ડિંગ જોવા જઈએ તો અહીંયા 0 આવશે, અહીંયા +1 આવશે અને અહીંયા આગળ -1 આવશે. તો આન્સર આપણો એવો બનશે 0, +1 અને -1. ઓકે, એટલે કે 0, +1, -1 વાળો આન્સર જે છે એ છે ઓપ્શન નંબર બી. નેક્સ્ટ આ જે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે એ પણ મેચ મેકિંગ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન છે. તો ઇનઓર્ગેનિકમાં આપણે જોઈએ તો ઓલમોસ્ટ જેટલા ક્વેશ્ચન હતા એ મેચ મેકિંગ ટાઈપના છે, અથવા તો એ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યા હોય છે એમાંથી કે જે સાચા છે એ, અથવા ખોટા સ્ટેટમેન્ટ, કરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ, ઇનકરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ ટાઈપના ક્વેશ્ચન હતા. તો આ પણ એક મેચ મેકિંગ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે ઇનઓર્ગેનિકનો, જેમાં સેમ વસ્તુ આ બાજુ કોમ્પ્લેક્સ છે, આ બાજુ હવે અહીંયા પૂછ્યું છે એનું આઇસોમેરિઝમનો ટાઈપ. ઓકે, તો આઇસોમેરિઝમ ક્યાં કયું બતાવશે એ આપણે જોઈએ. તો અહીંયા આગળ જે છે એ એમ્બિડેન્ટેડ છે, તો એમાં શું જોવા મળે આપણને? લિંકેજ આઇસોમેરિઝમ જોવા મળે. જ્યાં H2O આપણને દેખાતું હોય છે અને કાઉન્ટર આયન તરીકે નેગેટિવ આયન હોય તો એ પણ આપણને ખ્યાલ છે એ સોલ્વેટમાં આવે છે. અહીંયા આગળ AA થ્રાઇસ ટાઈપ એટલે ઓપ્ટિકલ, અને અહીંયા જીઓમેટ્રિકલ સિસ અને ટ્રાન્સ ટાઈપનો આઇસોમેરિઝમ જોવા મળશે. એટલે કે અહીંયા આગળ પણ એ મેચ આપણને મળી જશે. ઓકે, ચાલો. તો આ રીતે ઇનઓર્ગેનિકના ટોટલ 14 ક્વેશ્ચન હતા. ઇનઓર્ગેનિકના ક્વેશ્ચન જોવા જઈએ તો એ ખૂબ જ ઇઝી ટાઈપના ક્વેશ્ચન હતા, પણ ફિઝિકલ થોડુંક હાર્ડ કહી શકીએ એ ટાઈપનું. થેન્ક યુ.